हैं पॉलिटिकल साइंस। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, कल 8 से 9 के बीच में जो रोज़ हिंदी की क्लास होती थी ना, अब कल से वो हरियाणा जीके की रहेगी। ठीक है, 8 से 9 बजे। और जितने बच्चों को पढ़नी है वो लोग आ सकते हैं। हिंदी की क्लास रखेंगे दोपहर की शिफ्ट में 1 से 2 बजे वाले, जो लास्ट का पीरियड है, लास्ट का लेक्चर रहेगा इसमें। सुबह ये वाली क्लास चलेगी हिंदी की क्लास। जब सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी उसके बाद वाला एक पीरियड जिसको लेनी हो वो रुक सकता है, जिसके एग्जाम में आनी है। वैसे सभी एग्जाम्स में आनी है हिंदी, इसलिए कायदे से सबको पढ़नी चाहिए। कल हरियाणा जीके आज से इनफैक्ट बुक से स्टार्ट होनी थी, तो जो लोग हरियाणा जीके यानी हरियाणा का कोई भी एग्जाम देना है जिसको, उन लोगों को आज से ये क्लास आज 1 से 2 रहेगी और कल से ये 8 से 9 चलेगी। कम से कम 1-1.5 महीना, जब तक कि आपको पता है ना एग्जाम्स आ गए हैं, तो एग्जाम्स तक तो कम से कम ये मान के चलो हम अगस्त तक तो इसको सुबह की शिफ्ट में ही कोशिश करेंगे, ताकि सुबह आते एक फ्रेश दिमाग से 1 घंटा सवा घंटा जितना मिल पाया उसको हम लोग अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निपटा लेंगे। ठीक है, तो कल 8 बजे जिन लोगों को पढ़ना है हरियाणा जी के वो पहुंच जाना। तुम्हारे बैच में पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। अब जिन लोगों के एग्जाम्स आ गए, मेरे ख्याल सबके एग्जाम आ गए होंगे अब हरियाणा वाले बच्चों के, यूपी बिहार राजस्थान में भी आप अब अगर थोड़े से एक्टिव हो ना तो आपको पता होगा हर स्टेट ने फिलहाल में गवर्नमेंट जॉब्स निकाली थी, हर स्टेट ने। कारण था ये पेंडेमिक में बहुत नौकरियां गई, प्राइवेट सेक्टर ना आधा खत्म हो जाता है इस पेंडेमिक के दौर में, तो इसीलिए सरकार ने हर स्टेट में, यूपी देखो, हरियाणा देखो, राजस्थान देखो, हर जगह वैकेंसी आई। पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, ना पढ़ने वालों का नहीं होगा। और ये भी मत सोचना कि जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं जून जुलाई में ये पेपर पास कर लेंगे, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन बराबर। जिन लोगों को पढ़ते पढ़ते कम से कम 1 साल हो गया ना, या 1 साल से ज्यादा, जिन्होंने सारे सब्जेक्ट एक बार कर लिए, दोबारा कर लिए, अब रिवीजन कर रहे हैं तीसरी बार, उनके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। एक बार में तो चीज़ ना पूरी समझ में भी नहीं आती, याद तो रखना बहुत दूर की बात है, और ये सबके साथ है, चाहे मैं भी हूँ। फर्स्ट टाइम में चीज़ बहुत थोड़ी समझ में आती है। अगर मैं तुम्हें 100 बातें बताती हूँ ना तो हार्डली 20 तुम्हें याद रहती होंगी कुछ दिन बाद। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, स्टार्टिंग में चीज़ बहुत कम समझ में आती है, जितना पुराना सिलेबस होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा, उतना ज़्यादा याद रहना स्टार्ट होगा। तो जो लोग पहली बार हरियाणा जी के पढ़ना शुरू करेंगे उन लोगों को टाइम लगेगा, और अभी जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि पेपर तक आप लोगों का सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाए। आने वाले 6 महीने लगातार एग्जाम्स के रहेंगे, अगस्त से स्टार्ट करके सितंबर में फिर आगे तक एग्जाम्स जाएंगे। तो जिनको नौकरी की इच्छा है और जो 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, इसको यूटिलाइज करना, टाइम को खराब मत करना। इस बैच में ज़्यादातर बच्चे नए हैं जिन्होंने पढ़ना लेट स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, जब शुरू किया तभी देख लेंगे। जिन्होंने फॉर्म भरे हैं अपना 100% कोशिश करना, बेस्ट दे पाएं। होगा नहीं होगा बात की बात होती है, हम अपना बेस्ट दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए पॉलिटिकल साइंस शुरू करते हैं हम। पॉलिटिकल साइंस में मेरे ख्याल जितना मुझे याद है हम लोगों ने अनुसूचियों की बात की थी लास्ट में, और 8वीं और 7वीं अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता भी दिया था। कितनी अनुसूचियां हैं अपने संविधान में? पहले 8 थी, बाद में 4 आई, कितनी हो गई? 12। इनमें से 1 से 8 तक की बात शायद हमने कर ली थी। बताओ जरा, पहली में किसकी जानकारी है? देश। देश की जानकारी का मतलब किसकी? स्टेट्स और यूटीज की। कितनी स्टेट्स हैं आपकी? 28। कितनी यूटी हैं? 8। ये बहुत मोटे तौर पे यहाँ समझा दिया गया। फिर दूसरी अनुसूची में है पैसा। पैसा मैं लिख रही हूँ, लिखा होता है वेतन और भत्ते। इनको कितना क्या भत्ते मिलते हैं, कितना वेतन मिलता है? वेतन मैंने शायद आपको बताया था, पीएम और सीएम का लिखित में नहीं है, ये आरटीआई लगा के पता चलता है। बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सीजेआई और अदर जजेस, हाई कोर्ट के जज, इन सबका वेतन लिखित में है। तो दूसरी अनुसूची में 2 नंबर में पैसा। तीसरी में शपथ, ओथ टेकिंग जिसको आप कहते हैं, जो सबको लेनी पड़ती है 3 तरीके से। जब सबसे पहली बार इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, तो उम्मीदवार हूं मैं इलेक्शन में एक कैंडिडेट हूं, उम्मीदवार, इसकी एक शपथ होती है कि भाई मैं चीटिंग नहीं करूंगा। फिर जो इंसान जीत के आ गया वो या तो एमपी बन गया, अगर राज्य में है तो एमएलए बन गया। फिर इनकी एक अपनी शपथ होती है कि भाई हम जीत के आ गए। फिर इनमें से कुछ लोग क्या बन जाते हैं? मंत्री। मंत्री की भी अपनी शपथ। तो एक मंत्री टोटल मिला के कितनी बार शपथ ले चुका है? 3 बार। पहले उम्मीदवारी की, फिर उसके बाद एमपी एमएलए जो वो बना उसकी, और फिर फाइनली जाके मंत्री की शपथ। तो इस तरह हर स्टेट पे शपथ लेनी होती है। हर एक शपथ के शब्द अलग होते हैं। कहाँ लिखे हैं वो? तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में लिखा है आपका राज्यसभा में किसकी कितनी सीट्स होंगी। हर राज्य की सीट उसकी जनसंख्या के आधार पर डिसाइडेड है, और 2026 तक ये सीटें नहीं बदलेंगी, ऐसा प्रावधान आपके संविधान ने कर दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था 5वीं और 6ठी एस जैसी बनावट थी। 5वीं में किसकी बात थी? एससी और एसटी। और 6ठी में 4 जगह के एएम टीएम। असम, एम मतलब क्या बताया था? मेघ और जोर, इसका मतलब मेघालय और मिजोरम। क्या मणिपुर है इसमें? हाँ, मणिपुरी भाषा मानक है, मीजो भाषा मानक नहीं है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अगली अनुसूची में मणिपुरी आएगा। इसको ऐसे याद कर लेते हैं, मेघ जोर, ये हैं एएमटीएम में। इनके एससी वाले इलाके, अनुसूचित जनजाति वाले इलाके, ये अलग से इनके ऊपर काम किया। दोनों एससी एसटी के लिए हैं, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनके लिए है 6ठी अनुसूची। 7वीं में मैंने आपको बताया था शक्तियों का बंटवारा। आपके यहाँ शक्तियों का बंटवारा 3 लिस्ट बनाकर किया गया। एक लिस्ट को आप कहते हैं केंद्र सूची, जिसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं। एक को आप कहते हैं राज्य सूची, जिसमें कितने विषय हैं? 61। और एक का नाम था दोनों की साझे वाली समवर्ती सूची, इसमें कितने थे? 52। अगर इनमें कुछ नहीं लिखा तो एक अलग से कह दिया बचे खुचे को लिख लेना। किसमें? अवशिष्ट शक्तियों में। और अवशिष्ट का एक एग्जांपल क्या दोगे? इंटरनेट, कंप्यूटर। इस पे काम कौन कर सकता है? आपकी केंद्र सरकार। तो केंद्र को तो मजे हैं, अपनी लिस्ट केंद्र की है,
समवर्ती में लड़ पड़े तो भी इसकी चलेगी, और अवशिष्ट देखें तो भी केंद्र के पास। राज्य सिर्फ किस पे काम कर सकता है? राज्य पर और समवर्ती पर। समवर्ती पर कब तक? जब तक उसकी लड़ाई किससे ना हो? केंद्र से, अदरवाइज उसका काम नहीं चलेगा। इसके बाद 8वीं अनुसूची है हमारी, कल हमने पढ़ा था परसों, भाषाएं। कितनी मानक भाषाएं हैं? कैसे बनी मानक भाषाएं बताना? स्टार्टिंग में 14 थी, फिर 1, फिर 3, फिर 4। ये 21वां संविधान संशोधन, ये 61वां, 21, 71वां, और ये 92वां। अमेंडमेंट के नंबर हैं, इन दोनों को जोड़ो तो आंसर यही निकलेगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा लेकर आया था? सिंधी। फिर 3 भाषाएं आई थी, अणा और विदेशी भाषा। कौन सी भाषा? नेपाली। नेपाली पहले हमारी इलाका था, ये वाला भी। अणा का मतलब यहाँ है कोंकणी और मणिपुरी। क्या मणिपुर के SC ST के लिए कोई था अनुसूची? नहीं थी। AMTM में 2 M थे, मेघ और जोर, मणि का नाम नहीं था। इससे 4 भाषाएं आई, बोडो, डो से डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह मिला के आज कितनी मानक भाषाएं हैं? इनमें से नोट पर कितनी है? 22 में से नोट पर 22 में से हैं 16, पैनल में हैं 15, कुल भाषाएं 17। पैनल नोट के बैक साइड में होता है, और आपको सारी की सारी भाषाएं 14 मैंने तरीके से समझाई थी। बताना क्या था? ये 14 भाषाएं हो गई। ए मतलब असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। कश्मीर की कौन सी 2 भाषाएं? कश्मीरी भी और उर्दू भी। देखो ये कश्मीरी भी और उर्दू भी। TT साउथ की है, तमिल, तेलुगु। S संस्कृत, कोई ऐसा सच बोलता नहीं है बड़े पैमाने पर, लेकिन मानक भाषा है, कुछ गाँव में अभी बोली जाती है। T मतलब पंजाबी, O मतलब उड़ीसा की ओडिया। 2 M, एक महाराष्ट्र और एक महाराष्ट्र की और एक केरला की। महाराष्ट्र की कौन सी? मराठी, और केरला की मलयालम। एक कौन सी है के? ऊपर कश्मीरी, और एक के कन्नड़, कर्नाटक की, इनके बीच वाले हिस्से की। जी मतलब गुजराती, हिंदी, ये यूपी, हरियाणा और राजस्थान की बोली भाषा। ये असमिया और बंगाली। 14 भाषाओं में से कौन सी इनमें से नोट पर नहीं है? पैनल में हिंदी नहीं है, लेकिन वैसे पैनल में 15 भाषाएं हैं। इन 14 में से इसको हटा दो तो 13 हो गई ना। 13 तो ये, और 2 कौन सी? को, ने। तो कौन कौन सी? ये और ये। यानी कौन सी नहीं है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो बहुत आसान है। पैनल में कितनी है? 14 में से कौन सी नहीं है? हिंदी। तो 2 कौन कौन सी आ गई? को ने, बाकी सारी नहीं है। अगर कहें नोट पर टोटल भाषाएं तो क्या कहोगे? टोटल कहें तो 17, 15 आपको पता चल गई, 16वीं हिंदी और 17वीं अंग्रेजी, जो कि मानक भाषा नहीं है। ये थी 8 अनुसूचियां। आप देखो सामने 9, 10, 11, 12, ये भी मैंने आपको बताई थी। 9वीं आपकी 1951 में आई, 1985, 1992 का दिसंबर और अप्रैल 1993 में आई। इसमें आपने भूमि अधिग्रहण यानी एक्वायरमेंट ऑफ लैंड, इसके ऊपर बहुत सारे नए नए कानून बनाए गए। 10वीं में दल बदल, जो नेता राजनेता ये कर लेते हैं, इनके ऊपर रोक इन्होंने खुद लगाई कुछ कंडीशंस में। इसमें पंचायती राज की बात हुई, और इसमें बात हुई नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की। ये 12 अनुसूचियां आपके देश की पूरी जानकारी देती हैं। तो पहले कितनी थी ये? 8। अब कितनी है? 7वीं में क्या है? शक्तियों का बंटवारा। 8वीं में क्या है? अच्छा, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कौन कौन से सन में आई? 9वीं 51, 85, 92 दिसंबर और अप्रैल 1993 में 11वीं और 12वीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कराया, बहुत बार पेपर में आता है ये। चलो आज हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियां। तो 12 हो गई। भाग कितने हैं संविधान के? 22। इन 22 में से सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करें, पहले से चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाग 1 है। भाग 1 में किसकी जानकारी होगी? देश की है। तो देश में क्या क्या है आपके? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। क्या ऐसा अनुसूची में भी लिखा था? बिल्कुल, लेकिन वहाँ ना लिमिट थी, यहाँ चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन किया गया। इसमें आर्टिकल नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। यानी पहले भाग में कितने आर्टिकल हैं? 4। आपके संविधान में टोटल मिला के 22 भाग हैं, और हर एक भाग में आर्टिकल्स हैं। 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद। यानी एक एक भाग में कई कई अनुच्छेद मिलेंगे। तुम्हें 100 तक भी अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, 70, 100, 80, 50, 4, 10, 11, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। इन 3 चीज़ों से मिलकर आपका संविधान बनता है। भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। ये कितनी है टोटल? 12। ये आपने देख ली। अब हम इसको और इसको मिक्स करके पढ़ेंगे, क्योंकि भाग में अनुच्छेद दिए गए हैं। तो पहले भाग में किसकी जानकारी है? आपके देश की। भाग 1 में पहली अनुसूची में स्टार्टिंग के आर्टिकल्स देश की जानकारी के बारे में है। इसके बाद आपके संविधान में भाग नंबर 2 है, जिसमें क्या दिया गया है? आप भारत के नागरिक कैसे बनेंगे? तो आप इसे कहते हैं सिटीजनशिप दी गई है। हम सिटीजन कौन कहलाएंगे, कौन नहीं, ये एक्सप्लेन किया गया 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th इन आर्टिकल्स में। तो देखो आर्टिकल्स का नंबर बढ़ गया। ऊपर सिर्फ 4 आर्टिकल थे, अब 5 से लेके 11 तक में नागरिकता। पाकिस्तान के कौन लोग इंडियन कहलाए, इंडिया के कौन लोग पाकिस्तान गए, वो किसको नागरिकता मिली, विदेशों में रहने वालों को कैसे नागरिकता मिलेगी, ये सारी बातें आपकी 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल में मेंशन की गई। किस भाग में है ये? भाग 2 में। इसके बाद आपका आता है भाग 3। कितने टोटल भाग हैं? 22। भाग 3 में आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसमें 12 से लेके 35 तक बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। नंबर बढ़ गया, पहले 1, 2, 3, 4 था, फिर 5 से 11, 12 से लेके 35। इस 12 से 35 में सबसे पहले एक्सप्लेन किया राज्य किसे कहते हैं, राज्य की परिभाषा क्या है। तो ये एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल नंबर कहाँ पर?
12। आपके पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार शब्द आता है राज्य राज्य राज्य, तो राज्य को एक्सप्लेन कहाँ किया गया? आर्टिकल नंबर 12। सब लोग सुनने की कोशिश करो, लिखो मत, सिर्फ समझो। ये बहुत टफ चीजें करा रही हूँ, ये पेपर में आएंगी बहुत सारी, फिर तुम वहां डंब बन के बैठे रहोगे, कुछ नहीं आएगा, तुम्हें सुनोगे नहीं। तो राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है? 12। सेम बात एक बार फिर आएगी आर्टिकल 36 में, उसमें भी राज्य की परिभाषा होगी, लेकिन लिखेंगे क्या कि राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 जैसी मान लेनी है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल राज्य की परिभाषा से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? 12 और 36। पेपर में आ जाएं दोनों तो किसको टिक करके आओगे? 12। अगर दोनों अलग अलग हो तो 12 को, और अगर दो के जोड़े हो तो 12 और 36 दोनों में एक जैसी बात है, लेकिन एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छा यहाँ किया गया। इसके बाद 13 में लिखा गया कि जितनी बातें इस भाग में हैं उनको न्यायालय के थ्रू लागू करवाया जा सकता है। ये लिखित में है, तो इसमें कुछ ऐसा लिखा है जिसके लिए डिबेट की जा सकती है, क्योंकि जिस चीज़ पे डिबेट होगी सही और गलत का अंदाजा उसी से लगेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको माननी है, आप ये नहीं कहोगे जी हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं, कहा मानना पड़ेगा। लेकिन इस टॉपिक पे क्या की जा सकती है? डिबेट। और ये आपका भाग नंबर 3 में है। इसमें ऐसा क्या लिखा है? इसमें लिखे हैं हम सब लोगों को मिलने वाले मौलिक अधिकार। आप सिर्फ यहाँ जन्म ले गए, इसीलिए आप यहाँ के नागरिक बन गए, और इसीलिए आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या थमा दिए हैं? मौलिक अधिकार। आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो हैं जो हर कंडीशन में मिलेंगे। क्रिमिनल है, गड़बड़ की, उसने देश के प्रति कुछ भी किया, लेकिन इनसे उनको वंचित नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ चीजें हो सकता है कम ज्यादा कर दें, लेकिन मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है जीवन का संरक्षण। ये हर किसी को दिया जाएगा, इससे कभी किसी से छीना नहीं जा सकता। आर्टिकल नंबर 21 में लिखा है ये, और ये कभी भी देश में खत्म नहीं होगा, ना हटेगा, और ना ही इसको सस्पेंड किया जा सकता। आपके सारे अधिकार छीने जा सकते हैं, बोलने का भी, पढ़ने का भी, कुछ भी छीन लेंगे आपसे, लेकिन जीवन का संरक्षण कंफर्म है। किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 21 ना खत्म होगा और ना ही सस्पेंड होगा, यानी यहां से हटके कहीं और भेजेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस चीज का अधिकार? कौन से अधिकारों में लिखा हुआ है ये? मौलिक अधिकार। जिंदा रहने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। अब ध्यान से सभी लोग एक्टिवली सुनना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल आपकी बराबरी की बात करते हैं। आप सब बराबर हैं, मैं, आप, हम सब बराबर हैं, हर चीज में नहीं, लेकिन कहाँ कहाँ। आर्टिकल 14 कहता है हम सब विधि या कानून के सामने बराबर हैं। जेंडर के बेसिस पर या धर्म के नाम पर या जात पात के नाम पर कभी भी कानून आपके साथ पक्षपात नहीं करेगा। मर्डर किसी ने किया तो चाहे वो हिंदू है मुसलमान, उसकी सजा एक ही होगी। ये कानून सबके लिए बराबर है। औरतों को भी सजा मिलती है, आदमियों को भी, एससी को भी, एसटी को भी, ओबीसी को भी, हिंदू को भी, मुसलमान। आप किसकी नजरों में बराबर हैं? कानून। ये पक्षपात नहीं करने की बात करता। कौन से वाला आर्टिकल है ये? पेपर में आता है विधि के, और पुलिस में तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के। विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल में गिवन है? 14 में। 15 कहता है ये भी आपके साथ डिफरेंस नहीं करेगा। एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15, अगर किसी ने देखी, आर्टिकल 15 2 ढाई साल 3 साल पहले। ये कहता है आप कहीं भी पैदा हुए, आपका कोई भी जन्म स्थान था, आप किसी भी जेंडर में पैदा हुए, मेल फीमेल, आपका कोई भी जाति पाति है, आपके साथ कभी भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। ये कानून की बात करता है, ये सोसाइटी की बात करता है। बेशक है आपके देश में पक्षपात, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन ये कहता है कि आप कहीं भी पैदा हुए, आप किसी भी जात पात में पैदा हुए, आप किसी भी धर्म में पैदा हुए, सोसाइटी में आपके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। और अगर कोई इसका यूज करता है तो आर्टिकल 15 के तहत उसके साथ उसको सजा मिलेगी। ये कानून के सामने बराबरी की बात करता है, ये सोसाइटी में बराबरी की बात करता है। 16 कहता है जो लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी के जो चांसेस हैं, इसमें आप सब लोगों को बराबरी का हक मिलेगा। जब नौकरियां निकलेंगी और आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल नौकरियों को भर सकते हैं। जिसकी लायकियत है, जिसकी एज है, वो किसी भी कास्ट में पैदा हुआ, किसी भी जेंडर में पैदा हुआ, लोक नियोजन कहता है आपको बराबरी के साथ ट्रीट किया जाएगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि फिर आरक्षण क्या है, वो एक अलग मुद्दा है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आरक्षण बहुत सोच समझ के उस टाइम पे अंबेडकर और गांधी और नेहरू जैसे बड़े लीडर्स ने बैठ के, आज हम जैसे तुम लोग या मैं, हम कहते हैं आरक्षण गलत है, ठीक है, हमारी समझ उतनी नहीं है जितनी उनकी थी। आरक्षण की सच में जरूरत थी इस देश में, क्योंकि ये सच्चाई है कि आपके देश में दलित लोग थे, ये गलत नहीं है, आरक्षण देना जरूरत थी। लेकिन आरक्षण का असली फायदा दलित नहीं उठा पाते जिनको मिलना चाहिए, और ज्यादातर आरक्षण का फायदा जो रिच क्लास के लोग हैं ना, हैं वो ऐसी ही, वो उठा ले जाते हैं। क्योंकि गांव में रहने वाला शेड्यूल कास्ट आदमी आज भी आप देखो अपने बच्चों को मुश्किल से गांव के स्कूल में पढ़ाता है, उसके बच्चों को पता ही नहीं कि अगर वो थोड़ा सा पढ़ लें तो कहां तक पहुंच सकते हैं। और आप अपने आसपास देखना, जितने एससी बच्चे गांव में पढ़ते हैं उनमें से 5% भी कामयाब नहीं हो पाते। कारण उनको कोई बताने वाला ही नहीं है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, सही मोटिवेशन नहीं मिलता, जिस कारण आरक्षण का असली फायदा जिनके लिए देना था आरक्षण वो ना उठा के, और बहुत बार रिच कल्चर के लोग उठा लेते हैं। ये देना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका आपके देश में मिसयूज ज्यादा है और अच्छा यूज बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आरक्षण सच में दिया जाए ना तो देश की तस्वीर बदल जाए, लेकिन जैसे मिलना चाहिए वैसे नहीं मिलता। कोई भी झूठे भी तरीकों से आरक्षण ले लेता है, कोई बहुत रिच है तो आरक्षण का फायदा उठा लेता है। ये गलत है, ठीक है, ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसको सोचना ही नहीं कि ठीक है गलत है, उसको देखना है कि लोक नियोजन में बराबरी है, आरक्षण है, और ये आपके और मेरे जिंदा रहने तक तो रहना ही है। इसलिए इस पे फालतू की बहस ना हम करेंगे कि ये गलत है या ठीक है। हाँ, इतना पता है जिनको मिलना चाहिए उनको आरक्षण नहीं मिल पाता, उनके तक नॉलेज ही नहीं पहुंच पाती। आर्टिकल 16 नौकरियों में बराबरी की बात करता है। 17 कहता है आपकी सोसाइटी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 जरूरी, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया।
अस्पृश्यता छुआछूत को बोलते हैं। ये पुराने टाइम में नहीं था भाई ये इतनी नीची जाति का है, ये गली में नहीं आ सकता है, या एक कुएं से पानी नहीं भरना, मंदिर में नहीं जाना, इस टाइप की चीजें। ये था अस्पृश्यता। इसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। किस आर्टिकल के थ्रू? 17। फिर भी आज भी कहीं कहीं ऐसा देखने में आ जाता है। 18 कहता है जो उपाधियां अंग्रेज देते थे, सर, नाइटहुड, नाइट, इस तरह की, राय साहब, राव बहादुर, ये गलत थी, इनका अंत कर दिया गया। अब आपके देश में कोई भी इस तरह की उपाधि जो आपको ज्यादा ही कुछ प्राउड से भी ज्यादा घमंड कहना चाहिए, प्राउड तो फिर भी अच्छी बात है, घमंड किसी के अंदर ले आए कि ये राजा साहब हैं, ये राय बहादुर साहब हैं, या ये नाइटहुड हैं, ये सर हैं, ये सब बंद कर दिया। तो फिर क्या कहा कि इनको, लोगों को कैसे मोटिवेट करें? तो कहा कि उपाधियां खत्म करो, इंडिया में अच्छी चीजें चला दो, जिसका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, भारत रत्न है, जात पात की बात ही नहीं करता, पद्म पुरस्कार हैं। पद्म, कितने पुरस्कार हैं पद्म के? 3, एक विभूषण, एक भूषण और एक श्री। तो पद्म पुरस्कार के लिए कोशिश करो कि मिले। अब ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है। आपकी जो ये सर, नाइटहुड, नाइट और इस तरह की फालतू की उपाधियां थी ना, ये सब खत्म कर दी। तो ये 18 तक में हमें याद रखना पड़ेगा। 14 किसके सामने बराबरी की बात करता है? कानून। 15 क्या कहता है? जात पात, धर्म, लिंग के आधार पर डिफरेंस नहीं करेंगे। 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरियों में बराबरी, आरक्षण, उसका एक अलग से प्रावधान है। 17 किसके अंत की बात करता है? हाँ, जो ये बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ था समाज के अंदर, इसको खत्म कर दिया। 18 ने किसका अंत किया? उपाधियों। पिछली बार HSSC में डीपी वाले में ये आया हुआ था 18, अ से 18, ऊ से, ऊ और अ की बनावट एक जैसी है, तो उपाधियों का अंत कर दिया 18 से, अ से 18। 17 में अस्पृश्यता, 16 में सरकारी नौकरी, 15 में कोई डिफरेंस नहीं। 14 किसके सामने बराबरी की बात करता है? वेरी गुड। कहाँ राज्य की परिभाषा थी? 12, 12 और 36 दोनों आ गए तो, और अगर इकट्ठे इकट्ठे दो के आर्टिकल, वेरी गुड। 12 से हमने कितने तक देख लिए? 18। अब सुनते चलो ताकि तुम्हें ये बाद में याद करना आसान दिखे। 19, 20, 21, 22 ये चारों बात करेंगे स्वतंत्रता की, आजादी की। अभी पिछले 5 किसकी बातें कर रहे थे? समानता, यानी समानता का मौलिक अधिकार है और स्वतंत्रता का, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। 19 कहता है आपको, मुझे, हम सभी को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या अभिव्यक्त करना? भाई मेरे मन में अपने देश के प्रति कोई फीलिंग है तो मुझे आज़ादी है, मैं व्यक्त करूं, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं अपने देश की अच्छाई करते करते अड़ोसी पड़ोसी की इतनी बुराई कर दूं कि लोगों के मन में नेगेटिविटी भर जाए पड़ोसी देश के प्रति। ये गलत है। आप अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज ना करें, आप अपनी अभिव्यक्ति करें किसी इंसान के प्रति। मान लीजिए हम पीएम के प्रति बात करते हैं, पीएम के प्रति हम इसलिए बात करने के लिए काबिल हैं क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है और जनता ने इनको क्या दे रखी है? बहुत ज़्यादा, जिसको पावर दी जाती है ना, आप उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं क्योंकि आपने पावर दे रखी है। पीएम ने नीति बनाई, आप उससे खुश नहीं हैं पीएम की नीतियों से जो इन्होंने बनाई, तो आप अपनी अभिव्यक्ति दर्ज करा सकते हैं टीवी पर, रेडियो में, अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से। आप बिल्कुल आलोचना करने के अधिकारी हैं। आप आलोचना उसकी करेंगे जिसको आपने क्या दे रखी है? आलोचना आप अपने पड़ोसी की नहीं कर सकते कि इसके खिलाफ मैं अखबार में लिखूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। आपने उसको कोई पावर नहीं दे रखी। जिसको आपने पावर दी वो जिम्मेदार है आपके प्रति। भाई आपने 5 साल के लिए उसको पीएम बना दिया, या एमएलए एमपी बना दिया, सीएम बना दिया, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि कौन खुश रहे? जनता। आपको अपनी अभिव्यक्ति करने की आजादी है हर तरह से, और इसी के पार्ट्स बना दिए गए। तो अभिव्यक्ति हम कैसे करें? अब मान लो तुम अपने घर में अकेले अकेले बोल रहे हो तो कौन सुन रहा है? किसी को क्या पता तुम क्या सोच रहे हो? इसलिए कहा इसके थ्रू अभिव्यक्ति कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले हमें किसकी आजादी दी गई? प्रेस की स्वतंत्रता। आप अखबार में जाएं और अपने लेख छपवाएं, बशर्ते आप इस काबिल हो कि आपके लेख छप जाएं। अब आप कुछ भी लिख के दे आएंगे तो कोई नहीं छापेगा। देखा कई बार आता है कि भाई फलाना आदमी ने ये लिखा, कुछ उसके आर्टिकल्स छपते हैं। तो आपको प्रेस की आजादी है। प्रेस में कुछ भी अच्छा बुरा, ठीक गलत, वो इंसान के प्रति नहीं छपेगा कि फलां गली का ये आदमी बहुत गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे। वो उसके बारे में लिखेंगे जिसको हमने पावर दे रखी है, उसकी नीतियों के बारे में। तो प्रेस की आजादी है, और प्रेस में आपके विचार रखे जा सकते हैं। तो विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी कहाँ लिखी हुई है? 19 के ए पार्ट में, ए है ये। इसके बाद बी में लिखा है आप सब लोग बिना अस्त्र शस्त्र लिए, ऐसा ना हो तलवार चाकू पिस्टल लेके निकल पड़े, बिना अस्त्र शस्त्र लिए कहीं भी घूम सकते हैं। तो बिना अस्त्र शस्त्र लिए घूमने की आजादी है। ऐसा नहीं कि अपने घर से एक तलवार लेके चले चलो घूमने चलते हैं, ये गलत है, फिर पुलिस पकड़ लेगी इकट्ठे होने पर। तो बिना अस्त्र शस्त्र के घूमना फिरना, इकट्ठे होना आपके लिए है। आप इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन अस्त्र शस्त्र ना हो। सी कहता है आपको, मुझे, हम सबको कोई संघ या समूह बनाना है। मान लीजिए हम चाहते हैं भाई हम देश के लिए कुछ करें, तो हम एक सभा बनाएंगे, कोई हम एक समूह बनाएंगे, यंग नौजवान लड़के और लड़कियों का। बनाओ, कोई मना ही नहीं है, लेकिन गलत चीजें नहीं आगे पहुंचानी कि देश के प्रति कुछ इस तरह की बातें जिससे कि देश की शांति भंग हो। आपको आजादी है, अपना समूह बनाओ, संघ बनाओ, बिना अस्त्र शस्त्र के घूमो फिरो। प्रेस में जो जिसके प्रति तुमने वोट दे रखा है उनके लिए लिख सकते हो, विचार लिखवा सकते हो। इसके बाद 19D कहता है आपको घूमने फिरने की आज़ादी है। जहां मन करे ना वहां घूमो। गोवा जाना है, शिमला जाना है, पैसे होने चाहिए बस, मनाली जाना है, जहां मन करे घूमो फिरो, आपको आज़ादी। कहीं आपका वीज़ा नहीं लगता, कहीं आपकी चेकिंग नहीं होती। इंडिया के अंदर कहीं भी घूमे फिरें। आर्टिकल 19D ने उनको ये आज़ादी दी। 19E कहता है जहां मन करे आप वहां अपनी रिहाइश बना लो, निवास स्थान। जिसका मन करे गाँव में रहो, पैसे हैं शहर में प्लॉट लो, छत्तीसगढ़ में जाके ज़मीन लो, MP में ज़मीन लो, राजस्थान में ज़मीन लो, केरला में बसो, तुम सब आज़ाद हो, कोई मनाही नहीं है तुम्हारे लिए। यानी जिसका जहां मन करे वहां रहो।
पहले बस इसमें एक स्टेट की हम बात करते थे कि यहाँ ये अलाउ नहीं था। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो स्पेशल स्टेट था, वहाँ आप जमीन नहीं ले सकते थे। अदरवाइज 19 ई कहता है जहाँ मन करे निवास स्थान बनाओ। ई के बाद एफ था, इसको सुनना थोड़ा सा, ये अब नहीं है। इसमें था आप सब लोगों को संपत्ति के बारे में भी आज़ादी दी गई थी, लेकिन आज संपत्ति के अधिकार को थोड़ा बाउंडेशंस के साथ आपको यहाँ से हटा के और कानून के अधिकार के रूप में बहुत पीछे फेंक दिया। पहले 19F में जो लिखा था आज वो 300A में लिखा है, यानी जो 19 तो स्टार्टिंग के आर्टिकल और 300 पीछे, क्योंकि 395 तो लास्ट है, यहाँ से उठा के संपत्ति को वहाँ फेंक दिया। इसका लॉजिक था, कारण था, फिर बताऊंगी जब आगे जिक्र होगा, जब वहाँ पहुंचेंगे। 19G कहता है जो आपके मन में आए आप वो रोजगार करो, जिसको मन करे, नौकरी की इच्छा हो नौकरी की तैयारी करो, जिसका मन करता हो बिजनेस करो, किसी को चाय की रेहड़ी लगानी है पीएम मोदी की तरह तो वैसा लगा ले, जिसको पकौड़े तलने हैं पकौड़े तले, जिसको जो करना है प्राइवेट सरकारी काम धंधा बिजनेस पॉलिटिक्स में जाना है, सब आज़ाद हैं। आपको रोजगार की आज़ादी है, कोई मनाही नहीं है। जिसका ना मन करे सरकारी नौकरी के फॉर्म भी मत भरो, कहीं कंपलसरी नहीं है। जिसका मन करे प्राइवेट में जाओ, 10,000 की नौकरी, 20 की, लाख की, 10 लाख की, कोई कुछ करो, हर किसी को रोजगार की आज़ादी है। किस आर्टिकल में लिखा है? ये याद करने पड़ते हैं, पेपर में आते हैं ये। प्रेस की आज़ादी कहाँ पर है? 19A में। ये 19 पूरा आज़ादी की बात करेगा, तो किसकी आज़ादी की बात करता है? प्रेस। प्रेस में हमारे विचारों की क्या होती है? अभिव्यक्ति। बी क्या कहता है? 19B, बिना अस्त्र शस्त्र घूमो फिरो इकट्ठे हो, लेकिन अगर आप अस्त्र शस्त्र लेके इकट्ठे होंगे तो फिर आपके ऊपर कार्यवाही होगी। सी क्या कहता है? संघ बनाओ, समूह बनाओ, किसी ग्रुप के मेंबर बनो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। डी क्या कहता है? घूमने फिरने की आज़ादी, स्वतंत्रता। ई क्या कहता है? जहां मन करे रहो, जहां मन करे, गांव शहर इंडिया में अंदर कहीं घूमो फिरो। एफ अब हट गया। जी क्या कहता है? जिसका जो मन करे उस रोजगार को अपना लो, ये कहता है 19 के सारे आर्टिकल्स। ये किसकी बात कर रहे हैं, समानता या स्वतंत्रता? ठीक है, अब देखो 20 क्या कहता है। 20 बहुत बढ़िया आर्टिकल है, कहता है जब तक मान लीजिए किसी ने क्राइम कर दिया, पुलिस ने पकड़ लिया, उस क्रिमिनल को पकड़ लिया, उसने हामी भर ली पुलिस के सामने कि हाँ जी मैंने ही क्राइम किया है, उसने साइन भी कर दिए, लेकिन जब उसकी पेशी होगी ना जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो 1 सेकंड में कह देगा जी मुझे मारपीट के साइन कराए हैं और मैंने तो ये क्राइम नहीं किया, और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस को अपनी कस्टडी में लेकर साइन करवाने की वैल्यू 0 मानी गई है। 20 कहता है किसी भी अपराधी का जब तक दोष सिद्ध ना हो, यानी उसके खिलाफ कोई प्रूफ तुम्हारे पास ना हो, तब तक उसको सजा का प्रावधान नहीं है। यानी क्या प्रूफ होना जरूरी है? कि उसने क्या किया है, दोष सिद्ध करना जरूरी है। और अपराध या दोष अगर सिद्ध नहीं हुआ, तुम्हारे देश में इतने लोग क्राइम करने से डरते क्यों नहीं है? उन्हें पता है कि ये सिद्ध होने में सालों साल लगेंगे, तब तक वो पैसा वैसा खिला के अपनी गड़बड़ियों से निकल जाएंगे। ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव। इसका नुकसान ये है कि सबको पता है इसने क्राइम किया है, लेकिन पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। कितना लोग खुलेआम घूमते रहते हैं। नुकसान ये है नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि अगर ये ना हो ना, तो पुलिस किसी को भी आए, घर से उठाए और बिना दोष सिद्ध किए उसको फांसी पे लटका दे, ऐसा भी तो कर सकती है ना पुलिस। तो ये तुम्हारे फायदे के लिए भी है। आम आदमी सेफ है, क्योंकि अगर उसने क्राइम नहीं किया तो वो इसमें फंसेगा नहीं। लेकिन इससे फायदा किसको है? जिन लोगों का पैसा बढ़िया, जिनके पास है, जिनका क्राइम का बैकग्राउंड है, उन्हें फिर डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि अपराध की दोष सिद्धि होने से रही और हम फंसने से रहे। तो इस मामले में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। 21 कहता है जो कभी खत्म नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब लोगों को किसका संरक्षण मिला है? जीवन का अधिकार है, या कह लीजिए जीवन का संरक्षण है। किसी भी कंडीशन में आपको मारा नहीं जाएगा। इसका ये मतलब है, जैसे एक आदमी था हिटलर, सबने सुना है ना हिटलर। हिटलर कितना पागल आदमी था। अपने देश में जीयूस को 60 लाख लोगों की डेड बॉडी मिली। तुम ये देखो 10 लोगों की डेड बॉडी भी भीड़ लगती है। इस पेंडेमिक में वीडियोस जब हम देखते थे तो देखा था कितनी कितनी लाश एक साथ जलाते थे। वो हार्डली 20-25 लाश, हमें लगता था कितने लोग एक साथ मर गए। इस आदमी ने कितने लोग मार दिए? उनकी कोई गलती नहीं, सिवाय इसके कि वो बेचारे जीयूस थे, वो इस धर्म में पैदा हो गए। कोई अपनी मर्जी से तो किसी धर्म में पैदा नहीं होता। वो यहूदी थे और इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। पकड़ पकड़ के ऐसे लोगों को और गैस के चैम्बर में ले जाता, और वहाँ पे ऐसे जैसे कमरा सा बना के, और ऊपर से उसमें से जैसे शावर होता है ना, उसमें से गैस निकलती, वो चक्कर आते, उनको उल्टियां लगती, कई दिन वो तड़पते परेशान, फिर वो मरते। मतलब उनको दर्दनाक मौत देता था हिटलर। उन बेचारों से क्या छीन लिया इसने? आपके देश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके देश में हर आदमी को, भिखारी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जो मर जाए तो भी देश पे फर्क ना पड़े, उसको भी कोई नहीं मारेगा, तो उसको भी जिंदा रहने का अधिकार है। आप सबकी लाइफ सेफ है। कोई भूख से बेशक मरे, यहाँ एक्सीडेंट से मरे, किसी को कोई बीमारी हो, लेकिन देश के संविधान ने आपको जिंदा रहने का हक दे रखा है। और ये बहुत बड़ी चीज है। आर्टिकल 21 जीवन के संरक्षण की गारंटी देता है। और बड़ी बात यह कि अब इसमें जानवरों का जीवन भी आ गया। जानवरों के जीवन को भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इनको भी जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि इंसान को। किस आर्टिकल के तहत? तो पेपर में आया कि क्या जानवरों के जीवन को भी संरक्षण का अधिकार दिया गया है? बिल्कुल। और तो और पता है, जानवरों के लिए लोग इतने कॉन्शियस हो गए। अभी पीछे उत्तराखंड ने 2-2.5 साल पहले क्या कहा, जिसके घर में जानवर हैं हर 2 घंटे में पानी पिलाओ और 4 घंटे में खाना दो। मतलब आदमी की केयर कम करनी है, जानवर की ज्यादा। जानवरों की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है। हाई कोर्ट का बयान था ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों के जीवन की कीमत को समझते हुए किस में ऐड कर दिया उसको? आर्टिकल 21 में। 19, 20, 21 समझ में आ गए सबको ये? अब अगला है 22। 22 कहता है कोई बहुत बड़ा क्राइम करने वाला है, किया नहीं उसने भी क्राइम, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा क्राइम करे, कोई मान लो आतंकवादी है, पुलिस को पहले पता चल गया भाई इस ग्रुप का ये आदमी बड़ा देश में कुछ नुकसान करेगा, उसने क्राइम किया नहीं, लेकिन क्राइम करने से पहले उसको गिरफ्तार कर लें। वो कहेगा भाई मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मैंने तो कुछ किया नहीं। उसके खिलाफ अगर आपके पास बढ़िया वाले सबूत हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, कहीं से इतना जत्था पकड़ा गया हथियारों का और इस तरह का, तो आप उसको पहले गिरफ्तार कर सकते हैं। ये लोगों को सेफ रखने के लिए जरूरी है। अब ये थोड़ी कि आतंकवादी दिख गया भाई ये है कि वहां जाके कोई बॉम्ब ब्लास्ट करेगा तो पुलिस पीछे पीछे जाएगी, पहले ब्लास्ट कर ले, क्राइम कर ले, फिर पकड़ेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। पता चल गया
ये क्राइम करने वाला है, किस आर्टिकल के तहत पकड़ लेंगे? 22। ऐसे किसी जेब कतरे को नहीं पकड़ सकते कि उसके पीछे पीछे जाएं कि जेब काटेगा तो उससे पहले पकड़ें, ऐसे नहीं। छोटा क्राइम नहीं, बड़ा क्राइम। अगर क्राइम करने से पहले गिरफ्तार किया गया तो कुछ कंडीशंस हैं। पहली, उसको गिरफ्तार करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने। अगर मान लो किसी यूपी पुलिस ने कोई आदमी पकड़ा महाराष्ट्र में जाके, तो उसको तो जाने आने में 24 घंटे लग गए, तो आने जाने का टाइम माइनस कर देना उस कंडीशन में। अगर स्थिति ऐसी ना हो तो 48 घंटे के अंदर पेश किया जाता है। ज्यादातर स्थिति ऐसी बनाते हैं कि 48 घंटे वाली कंडीशन लगती है। दूसरा, जिसको ऐसे पकड़ा गया, बिना क्राइम के गिरफ्तार कर लिया गया, उसको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का मौका दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तीसरा, उस आदमी को आप 3 महीने तक बस अपने अंडर रख सकती है पुलिस, सिर्फ 3 महीने तक। 3 महीने के बाद अगर लगता है कि ये नहीं मानेगा, ये क्राइम जरूर करेगा, तो एक प्रतिवेदन बोर्ड, एक बोर्ड होता है जिसमें कुछ खास बड़े बड़े लोग होते हैं, इसकी परमिशन लेनी होती है और फिर अगले 1 महीने तक इसको फिर से अपनी कस्टडी में रखा जा सकता है। यानी इन लोगों के लिए भी मौलिक अधिकार हैं। इनको ऐसे नहीं पकड़ते ही मार देना। इनको देखो, अगर पकड़ा तो पेश करो मजिस्ट्रेट के सामने, अगला अपनी बात रखेगा, सुनो, उसके बाद उसको अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का मौका दिया जाए। और कितने महीने तक इसको रखेंगे आप? 3 महीने। अगर आपको लगता है पुलिस को कि आदमी गड़बड़ करेगा, इसके अभी भी तार दूसरों से जुड़े हैं, तो वो बोर्ड की परमिशन के साथ कितने महीने? और 1 महीने। तो इस तरह से आतंकवादी टाइप के लोगों की भी सेफ्टी है आपके देश में। पकड़ सकते हैं लेकिन उसमें कंडीशंस के साथ पकड़ेंगे। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, पुलिस ऐसे नहीं करती। पुलिस पकड़ते उनको पीटना स्टार्ट करती है और कोई नहीं वकील की सलाह लेने लगता। ऐसा देखा कभी? पुलिस आएगी सीधे पकड़ के पीट के ले जाएगी। बस ये लिखित में है कि ऐसे ऐसे पुलिस करेगी। ये किस आर्टिकल में लिखा है? 22 में। तो 19, 20, 21, 22 आपको आजादी की बात करते हैं। 19 किस तरह की आजादी की बात कर रहा था? 19 ने क्या कहा था? अभिव्यक्ति। और 20 ने क्या कहा था? अपराध। अपराध करने के बाद की बात थी 20। 22 अपराध करने से पहले की बात है। 21 किसकी गारंटी देता था? जीवन का संरक्षण। तुम्हें 14 से लेकर 22 तक समझने थे। अब आ गया 23वां और 24वां। इनको भी ध्यान से सुनो। ये शोषण के विरुद्ध, कोई अगर किसी को एक्सप्लॉइट करे, शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। क्या कहते हैं ये? अगर कोई 23 कहता है कोई तुमसे जबरदस्ती काम करवाए, आर्टिकल 23, कोई किसी से जबरदस्ती काम कराए, उसको बोलते हैं बलात् श्रम, जबरदस्ती काम पे लगाना। भाई हमें काम नहीं करना, फैक्ट्री में सुबह उठ के 4 बजे रात के 12 बजे तक काम करवा रहे हैं, बिना बात जबरदस्ती श्रम। या बेगार काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते, या मानव का व्यापार करें, इन सब पे रोक लगाई गई है। मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं इसको। अंगों की तस्करी कर देते हैं। पीछे सुना था इस पेंडेमिक में ये भी आ रहा था कि ये पेंडेमिक दिखावट है और अंगों की तस्करी करे, इस तरह की बातें भी थी। ये आर्टिकल 23 कहता है कि आप सब सेफ हैं, कोई आपके साथ ये सब नहीं करेगा। बलात् श्रम, कोई आपको जबरदस्ती काम पे लगाए, आप नहीं करना चाहते, आर्टिकल 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आपके मामले पे संज्ञान लेगा। अगर कोई आपको पैसे ना दे, जबरदस्ती काम पे लगाए रखे, बेकार कराए, तो आपको एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़े होना है। कोई मानव व्यापार करे तो आपको खड़े होना है। कौन सा आर्टिकल आपकी सेफ्टी के साथ खड़ा है? 23। तो 23 हमारी शोषण के विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है। 24 आर्टिकल कहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चे को, यानी 13 साल तक के बच्चे को खतरनाक काम, खदान या कहीं बम पटाखे की फैक्ट्री में काम पर नहीं रखना। ये लिखित में है। 14 साल के बच्चे, इससे छोटे बच्चे की सेफ्टी कौन सा आर्टिकल देता है? 23 हम सबकी सेफ्टी देता है, ताकि हमारा क्या ना हो पाए? शोषण ना हो पाए। तुमने 3 तरह के अधिकार पढ़े। पहला अधिकार क्या था? देखो, 14 से 18 किसकी बात कर रहा था? समानता, विधि के सामने, है ना। फिर जात पात लिंग के आधार पर, फिर सरकारी नौकरी, फिर अस्पृश्यता, फिर उपाधियां। 19 से 22 में क्या बात की थी? स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता थी 19 में? अभिव्यक्ति की, बोलने की, घूमने फिरने की, रोजगार की, ये तो भी सारी चीजें। 20 में क्या था? अपराध करने के बाद दोष सिद्धि होगी तो ही सजा मिलेगी। 21 क्या था? कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन का संरक्षण। और 22 में क्या था? अपराध होने से पहले रोकने के लिए, वो बड़े अपराध थे। 23, 24 किसकी गारंटी देते हैं? क्या नहीं होगा? शोषण। 24 कितने साल से कम उम्र के बच्चे की बात करता है? और 23 क्या कहता है? बेगारी, कोई बलात् श्रम, जबरदस्ती, मानव दुर्व्यवहार, इन पे रोक। 25, 26, 27, 28 ये एक जैसी बात करते हैं। ये कहते हैं आप सबको आज़ादी है, जो मन करे वो धर्म मानो, जिसका मन करे वो धर्म चेंज करो, हिंदू मुसलमान बने, मुसलमान हिंदू बने, सिख बने, कोई कुछ बनो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन कोई जबरदस्ती पूरे शहर का धर्म बदलवाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही होगी। धर्म आपका अपना निजता का मुद्दा है। आप अपने परिवार के जैसा धर्म अपनाना चाहते हैं या अलग, ये भी अडल्ट होने पर आपकी अपनी मर्जी चलेगी। धर्म के बीच में कोई बोलेगा नहीं, हर किसी की मर्जी। मन करे कोई तुमसे पूछे किस धर्म के बताओ, ना मन करे छिपा भी सकते हो। ये तुम्हारी अपनी निजता है कि तुम धर्म के ऊपर बोलना चाहते हो या नहीं बोलना चाहते। गलत नहीं बोलना किसी के बारे में। इनमें 25 में ये कहा गया कि सब धर्म बराबर हैं। जैसे क्या कानून सब धर्मों पर बराबर लागू होता है ना। फिर जो सरदार होते हैं, जब ये हेलमेट नहीं पहनते तो इनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि वो इनका धार्मिक मुद्दा है। भाई पगड़ी पहनना इनका धर्म से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे तुमने देखा जो ये कौन से निहंग सिख होते हैं, ये कटार रखते हैं, निहंग सिख। तो हम कटार लेके चल सकते हैं कैसे? नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। इनको क्यों नहीं पकड़ते? धार्मिक मुद्दा है। यानी धर्म की चीजों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो पुलिस आपके बीच में नहीं आई, कानून बीच में नहीं आएगा। आपने सुना होगा एक धर्म है जैन धर्म, जिसमें हम जिसे आत्महत्या कहते हैं, जैन धर्म में आत्महत्या से अलग एक तरीका होता है जिसे वो लोग कहते हैं संथारा और संलेखना। सुना है ये 2 विधियां हैं।
इसमें अपने पापों को दूर करने के लिए, जो किसी ने पाप कर दिया, जिसको लगता है मैंने लाइफ में कई गलत काम किए या मुझे लगता है मेरी लाइफ में मुझसे गलतियां हो गई, तो वो अपने शरीर को दुख देगा और भूखा रहेगा, और भूख को उस हद तक सहन करना है कि जब तक मर ना जाए। तो इसको पुराने टाइम में जितने जैन मुनि हुए ना, बहुतों ने संथारा और संलेखना से प्राण त्याग दिए। आपके देश का सबसे पहला राजा जो प्रतापी राजा था, जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी तो इसी तरह से मरा था। अपना घर बार सब छोड़ गया और भद्रबाहु नाम के एक जैन मुनि के साथ दक्षिण भारत में जाके एक पहाड़ों में, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में अपना एक झोपड़ी बनाई और काफी दिन तक वहां भूख से तड़पता रहा, भूखा प्यासा, और फाइनली जाके मर गया। इसने जिस विधि से अपने प्राण त्यागे, जैनियों की उस विधि को संथारा और संलेखना कहा जाता है। किसी एनजीओ ने ना राजस्थान के कोर्ट में केस डाल दिया और कहा कि भाई ये तो आत्महत्या है, भूखे रह रहे के मरना भी आत्महत्या है। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि ये मुद्दा किससे जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको आत्महत्या नहीं कह सकते। और आज भी अगर कोई चाहे, जैन मुनि या जैन कोई भी नॉर्मल इंसान, वो अपने प्राण त्यागना चाहे संथारा और संलेखना से, तो उसको आत्महत्या में नहीं गिना जाएगा। हिंदू धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म में कोई ऐसे प्राण त्यागेगा तो उसको आत्महत्या मान लिया जाएगा, उस पर केस चलेगा। ये धर्म के मुद्दे हैं। जिसको संलेखना संथारा से अपनी लाइफ को खत्म करना है, वो एक धार्मिक मुद्दा है। सिख पगड़ी पहनते हैं, हेलमेट ना पहने, कानून बीच में नहीं आता। कोई भी धर्म अपनी संस्था बना सकता है, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ, चर्च बनाओ, पर किसी की जमीन नहीं हड़पनी। जो ये ट्रस्ट होते हैं ना, ये पैसा इकट्ठा करते हैं और जमीन लेके नई नई कहीं कोई मस्जिद बना रहा है, नई कोई मंदिर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। अभी देखो, राम मंदिर निर्माण के लिए तुम्हें पता चला होगा, घर घर लोग आए थे चंदा मांगने ना। चंदे की स्लिप के कलर से जो 100 रुपए कम से कम चंदा दे रहा था, उसको स्लिप मिलती थी, दान की पर्ची। कोई 11, 21, 51 दे रहा तो पर्ची नहीं थी, और उस हिसाब से भी पर्चियां कटी हैं। पता नहीं कितने अरबों रुपए इकट्ठे हो गए दान के माध्यम से। 140 करोड़ लोगों के देश में आप रहते हैं, तो हर एक घर में गए, जबरदस्ती नहीं मांगा। उन्होंने कहा आपको चंदा देना है, जिसको देना है वो दो, जिसको नहीं देना वो हाथ जोड़ लो। तो आप ये देखो, धर्म किसका मुद्दा है। हाँ, अंग्रेज जो औरंगजेब टाइप के शासक थे या पुराने हिंदू भी थे, उस टाइम धर्म निजता नहीं थी, तब धर्म जबरदस्ती का मुद्दा था। आज आप कोई भी संस्था लीगल तरीके से बनाते हैं, आप जमीन एक्वायर कीजिए, मंदिर मस्जिद कुछ बनाइए, मना नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी धर्म को माने या छोड़े, ये उसकी अपनी मर्जी है। इसमें कहा गया है, कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी स्टूडेंट को धर्म की किसी गतिविधि में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्कूल है कोई, और वो वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहा है, और उसमें 4 बच्चे जो कह रहे हैं जी हम तो नहीं बैठेंगे, तो फिर स्कूल का प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता। अगर वो उनको जबरदस्ती पीट के बैठाएगा ना, और उन्होंने घर जाके कह दिया जी आज हमें हनुमान चालीसा का पाठ कराया, तो फिर स्कूल के खिलाफ कार्यवाही होगी, क्योंकि हनुमान चालीसा किससे जुड़ा मुद्दा है। जनगण मन धर्म का मुद्दा नहीं है, वंदे मातरम धर्म का मुद्दा नहीं है, इसलिए स्कूल इनको कराएंगे, लेकिन कोई हनुमान चालीसा का पाठ या कोई कुरान की आयतें अपने स्कूल में नहीं बुलवाएगा। ये लिखित में है, ऐसा कोई करेगा तो फिर सीधे उसकी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में होगी, अगर कोई ऐसा करता पाया गया। ये सब लिखा है यहाँ पर। कोई भी कभी भी आपसे या मुझसे, जनता से टैक्स नहीं लेगा। किसके नाम पर। तुमने जजिया का नाम सुना है। जजिया कर किसको देना पड़ता था। हाँ, गैर मुसलमानों को। जो मुसलमान नहीं है ना, वो टैक्स। और कितनी बेइज्जती थी जानते हो। जजिया लेने वाला आदमी एक ऊंची जगह बैठता था और जजिया देने वाले एक लाइन लगाते थे नीचे। फोन क्लास में नहीं करना होता भाई। और नीचे जब वो लाइन लगती थी तो वो जजिया लेने वाला क्या करता था, भाई ऊपर एक आदमी बैठा, उसको एक तो पैसा दो और दूसरा हाथ आगे करो, वो हाथ में थूकेगा, यानी आपको बार बार फील कराएगा कि आप काश इस धर्म में ना होते। तो आपने धर्म बदलना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस बेइज्जती को हर महीने सहो। ये गलत तरीका था और आज आपके देश में इस तरह की बातें बैन है। कोई टैक्स नहीं ले सकता धर्म के नाम पर। निजता है आपका धर्म, मन करे इसको अपनाओ, ना मन करे बदल लो। कोई मनाही नहीं है धर्म के परिवर्तन पर। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कोई नहीं कराएगा। आप अपने धर्म से जुड़ी पगड़ी पहने तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कटार रखें तो दिक्कत नहीं। आत्महत्या गलत है, लेकिन संथारा और संलेखना से प्राण त्यागना धार्मिक मुद्दा है। क्या ये बातें समझ में आ गई। ये कहाँ लिखी है सारी बातें, 25 से लेके 28, यानी कैसी आज़ादी है ये आपकी, धार्मिक आज़ादी 28 तक। उसके बाद 29 और 30, 29 और 30 कहते हैं आपका देश देखो कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, सबकी सेफ्टी कर रहा है ये, हर एक की। 29-30 में सेफ्टी की गई है अल्पसंख्यक की। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, माइनॉरिटी। जो टोटल आबादी में जिनकी संख्या कम होती है वो आपके देश में अल्पसंख्यक कहलाते हैं। इनको एक्सप्लेन किया है आपके देश के सुप्रीम कोर्ट ने। पेपर में आएगा, अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या संविधान में लिखित है, बिल्कुल नहीं। किसने एक्सप्लेन किया इनको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा टोटल आबादी आपकी जितनी है 140 करोड़ माने, उसमें जो सबसे कम है, तो आपके देश में सभी कम है। पता है आपके देश में कितनी अजीब बात है, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, सब लोग, सारे मुस्लिम। सिख भी अल्पसंख्यक हैं और बौद्ध भी अल्पसंख्यक हैं आपके देश में, जैन भी, ईसाई भी, और ये अपना पारसी। सिर्फ मैंने एक ही धर्म नहीं लिखा, कौन सा, बस इनको भूल जाओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। हिंदुओं को बाहर कर देना, यानी ये सारी कम्युनिटी कौन से आर्टिकल्स के तहत सेफ है, 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए हैं। क्या कहते हैं वो भी सुन लो। कहते हैं इनकी अपनी संस्कृति है, अपना पहनावा है, अपनी वेशभूषा है, अपना खान पान है, अपनी पढ़ने लिखने की शैली है, अपनी लिपि है। इस सब को सेफ रखने के लिए ये चाहें तो अपने मदरसे चलाएं, चाहें तो अपने गुरुद्वारे चलाएं, कोई मना नहीं करेगा। यानी आपके देश में ना मुसलमान दुखी होंगे, ना सिख दुखी होंगे, ना बौद्ध, ना जैन, ना ईसाई, कोई दुखी नहीं होगा। हर किसी को अपना पहनावा, खान पान, अपना कल्चर, अपनी लिखने का तरीका, अपनी हर चीज़ को बचा के रखने का पूरा अधिकार है। हिंदुओं के लिए अधिकार अलग से नहीं लिखा क्योंकि वो मेजोरिटी में है, ये माइनॉरिटी का है। और इसीलिए भारत में क्या चल रहे हैं,
मदरसे, पता है तुम लोगों को मदरसे चलते हैं? मदरसे में क्या करता है बच्चा जाके? कुरान पढ़ता है। मदरसे में ABCD नहीं पढ़ाते, मदरसे में मुस्लिम कम्युनिटी, और ये गलत नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा मुस्लिम लोग अगर अपने बच्चों को चाहें तो वो मदरसे में भेजें, उनको कुरान की आयतें पढ़ाएं ना पढ़ाएं उनकी मर्जी है। तो जो मुस्लिम लोग हैं वो आज भी देखो भारत में मदरसे चल रहे हैं। और जहाँ सबसे पहले मैंने जॉब की थी वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, इवनिंग शिफ्ट का मेरा स्कूल था। कई बच्चे ना सुबह मदरसे में पढ़ के स्कूल आते थे, तो जैसे बातचीत करते तो मैंने उनसे पूछा तुम क्या पढ़ते हो, तो उनका कोई ऐसे पढ़ने के कोई हमारी तरह सब्जेक्ट नहीं थे। वहाँ कोई मौलवी साहब उनके आते थे और वो जो पढ़ाते थे जबानी बस वही याद करना था। तो ये आपको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। किस आर्टिकल में लिखी है बातें? 29 और 30 में। तो देखो आपके देश में सब कितने सेफ बैठे हैं, कोई डर ही नहीं किसी को। सबके कल्चर, सबकी भाषा, सबकी बोली, सबके पहनावे के लिए आपके संविधान ने उनको सेफ्टी दे रखी है। ये अल्पसंख्यकों का है, ये 5वां अधिकार था। इसके बाद एक आर्टिकल हुआ करता था 31, जिसमें लिखा गया था संपत्ति का मौलिक अधिकार। पहले पता है क्या था? जिसके घर में बेटा पैदा हो गया वो बेटा मालिक बन गया पैदा होते ही सारी प्रॉपर्टी का। ये ठीक था गलत था मुझे नहीं पता, लेकिन एक दौर आया जब कई लड़कों ने अपने पेरेंट्स की केयर नहीं की, उनका पैसा छीन लिया, उनको घर से निकाल दिया, उनके घर पे कब्जा कर लिया, उसका शादी ब्याह हुआ, बीवी बच्चे आए, अपने माँ को लात मार के निकाल दिया। गलत तरीका। अब ये संपत्ति का अधिकार, क्योंकि वो तो पुश्तैनी संपत्ति का अधिकारी था, पेरेंट्स कुछ कर ही नहीं पाए, तो उस टाइम पर 1978 में आपका सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और संविधान में एक चेंज किया, 44th अमेंडमेंट, और कहा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार कानूनी होना चाहिए। पेरेंट्स ने अपनी मेहनत से पूरी जिंदगी जो भी प्रॉपर्टी बनाई है, मान लीजिए किसी के पिताजी ने पूरी जिंदगी काम किया और एक 100 गज का प्लॉट लिया शहर में, वो गांव में रहते थे, 100 गज का प्लॉट शहर में ले लिया, तो ये प्रॉपर्टी पिताजी ने अपनी कमाई से खरीदी है। इस पे उनके बेटे का हक तब होगा जब वो चाहेंगे। अगर वो जाके अखबार के दफ्तर में सिर्फ 4 लाइन लिखा दें, भाई मेरा पुत्र फला फला इसका नाम और इसकी पत्नी मेरे कहे से बाहर हैं, इनका मेरी चल अचल संपत्ति से कोई वास्ता नहीं है, बस ये लाइन लिखवानी है, 500,000 रुपए की लिखी जाएंगी। ये 4 लाइन लिखवा दी ना जिस आदमी ने, उसके बेटे का कोई हक नहीं है पिता की 1 गज जमीन पर। अगला चाहे इसको दान दे, चाहे वैसे ही मर जाए बिना दान दिए, लेकिन उसके बेटे का हक नहीं है, क्योंकि अखबार में ये 4 लाइन का मतलब है। अब उसका ये हक कानूनी हक था और उसके पिताजी ने छीन लिया। हम आम लोग ना इसका यूज नहीं करते, कुछ ज्यादा ही निकम्मी औलाद हो तो आप यूज करते हैं, नहीं तो हमारे आम कल्चर में ये यूज है नहीं। जो ये बहुत रिच लोग हैं ना, जैसे अंबानी है, अंबानी के पिताजी जब एक्सपायर हुए, धीरू भाई अंबानी, मुझे याद है तब 2002 के आसपास की घटना है, 1 या 2 की, तब उस टाइम पे हम लोग जैसे अखबार पढ़ते थे तो रोज आता था। तो इनके पिताजी जब गए ना धीरू भाई अंबानी, तो अपनी प्रॉपर्टी का प्रतिशतता बांट के गए, जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, और अपनी पत्नी को प्रतिशत में दे गए कि भाई मेरी टोटल संपत्ति का 40% इसका, 18% इसका, 32% इस तरह से लिख के दे गए। तो उन्होंने कानूनी अधिकार का यूज किया। हम आम लोगों में इतने पैसे होते ही नहीं लोगों के पास कि कानूनी अधिकार यूज करें। अदरवाइज आप देखना, अब जब कभी ये मुकेश अंबानी, क्योंकि 62 ईयर्स प्लस हैं, अब ये अपनी वसीयत बनवाएंगे, तो अब जब इनका कभी इनका टाइम ऐसा आएगा तो अखबार में आएगा कि मुकेश अंबानी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा ऐसे 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 किया, 4 हिस्से बनेंगे, एक उनकी बेटी का, 2 उनके बेटों के, उनकी पत्नी का। ये नॉर्मल बात है। वो कौन सा अधिकार यूज करते हैं बड़े बड़े लोग? कानूनी अधिकार। पेरेंट्स की जो संपत्ति है उसमें बच्चे का अधिकार उनकी मर्जी से है, लेकिन जो दादा के टाइम की प्रॉपर्टी है ना, उस पे बच्चे का बराबरी का हक होता है। दादा की प्रॉपर्टी को पिताजी नहीं छीन सकते, अपनी कमाई से जो बनाया उस पे पिताजी का हक है। ये सब बातें कहाँ लिखी गई थी? आर्टिकल 31 में। यहां से इसको हटाया और कहा ठीक है हक होगा, बहुत पीछे ले जाओ, आर्टिकल क्या लिख दिया? 300A, आर्टिकल 300A बना दिया। पहले कहां लिखा होता आर्टिकल 31 में, 19F में भी ऐसी ही बात थी और 31 में भी। ये सब चीजें हमें मौलिक अधिकारों में पढ़ने को मिलती हैं। तो आज हमने अपने 5 मौलिक अधिकार देखे, छठा पढ़ाया नहीं अभी। कौन कौन से देखे हमने? सबसे पहला क्या था? समानता। कहां से कहां तक था ये? 12-13 में तो परिभाषा और वो सब था। दूसरा क्या था? स्वतंत्रता। कहां से कहां तक था? 22। इसके बाद तीसरा क्या था? शोषण के विरुद्ध। कौन से 2 आर्टिकल से? उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता की बात थी ना, कितने से कितनी? 25 से 28। उसके बाद अल्पसंख्यकों की सेफ्टी थी, कौन से में? 29 और 30 में। 31 पहले था किसमें? इसी में, भाग 3 में। अब कहाँ गया? आर्टिकल 301। क्या लिखा था उसमें? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इतने हमने सारे पढ़ लिए, कल इनके आगे पढ़ेंगे। तुम लोग ना एक पॉलिटिकल साइंस की बुक ले आया करो, क्योंकि ये याद नहीं होगा, एक टाइम चाहिए हमें इसको घर जाके पढ़ने के लिए। तो कल से फिर मैं किताब से भी मौलिक अधिकार पढ़ा दूंगी। चलो।